नमस्कार, विजन विषय कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे कुछ ऐसे दृश्यों की तरफ जहां आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया में। साथ ही साथ आप सुनेंगे क्या अंतर आया है 2014 के बाद भारत के रुख में। आज के कार्यक्रम में आप मिलेंगे पद्म भूषण महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट के संस्थापक और चीफ पैट्रन DR मेहता से मुलाकात का एक अंश, और आपसे मुलाकात करवाएंगे एक उभरते हुए गायक जो मेवाती घराना से हैं, और स्वर शर्मा से बातचीत का अंश भी आज के विजन पेशा में आप तक पहुंचेगा। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। जहां भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं, जब हम साझा भाव लेकर मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबकी प्रगति होगी, और उस बात को जयपुर फुट के द्वारा चरितार्थ करने वाले संस्थापक चीफ पैट्रन DR मेहता हमारे स्टूडियो में आए। हमने बात की किन बातों से वो स्वयं प्रेरित हुए, उनसे बातचीत का ये अंश प्रस्तुत है। तो मेहता साहब, जो इंस्पिरेशन की मैं बात कर रहा था, मेरे बचपन में एक ऐसा मेरा सपना ये था कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के इस तरह इंटरव्यूज़ लूँ, उनसे बातचीत करूँ, उनके जीवन के बारे में जानूँ। तो मुझे सहसा याद आया कि वो भगवान किसी रूप में वो पूरा कर देते हैं जो होता है, पर उसके पीछे ये मैं जीवन को जानना चाहता था। तो जीवन को जानना हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा भी होता है, और उसके द्वारा हमारे अंदर क्या होता है उसके द्वारा भी होता है। तो आप जीवन को जिस तरह जाने हैं उस तरफ आज के कार्यक्रम में जब हम बढ़ते हैं, तो मैं आपके जीवन को अगर मैं दो हिस्सों में देखूं, एक तो IAS होना एक बहुत बड़ी बात है। IAS में सिलेक्शन होना अपने आप में एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप जब पलट कर देखते हैं तो मुख्य क्या उपलब्धियां आप अपने जीवन की मानते हैं? देखिए, IAS का इम्तहान दिया, वो जीवन यापन के लिए था। अवसर भी मिला, सरकारी सेवा में रह के भी सामान्य जन की सेवा आप कर सकते हैं, और अच्छा लगा। 41 साल तक सरकारी सेवा में रहा। क्या बात है। और सब तरह के काम किए। मैं अनेकांत गरीब से गरीब लोग, अंत्योदय कमिश्नर रहा, भारत सरकार में सेक्रेटरी रहा, डिप्टी गवर्नर रिजर्व रहा, रिजर्व बैंक रहा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह, चेयरमैन से भी रहा 7 साल तक। वो सब और एंजॉय किया उसको, और जितना संभव था काम किया। और वो एक पक्ष है, और वो गौण पक्ष है मेरे लिए। अच्छा, जिसको अभी गौण पक्ष बता रहे हैं ना, उसको सुनते ही लोगों की आंखें यूं फटी रह जाती हैं। अच्छा, डिप्टी गवर्नर थे RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपसे कहा ना, तनख्वाह मिली, जीवन यापन था जी, और तनख्वाह मिली तो काम भी ईमानदारी से करना था, तो किया। अच्छा, इसमें हमारे लिए प्रेरणा वाली बात यह है कि जिस सहजता से आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस पद पर रहते हुए जिसमें शक्ति भी होती है, अधिकार भी होते हैं, कई लोगों के भीतर थोड़ा अहंकार आ जाता है। आपके अंदर नहीं आया होगा ऐसा, मुझे आपको मिलते हुए हमेशा अहंकार करें था, किस चीज़ का अहंकार करें? भाई, आपको एक अधिकार मिला, उसका उपयोग करिए, अच्छी तरह से उपयोग करिए। तो व्यक्तिगत रूप से क्या हो, तो संस्थागत अधिकार मिला। पर जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आनंद आया ना सब जीवन में, वो सब भी आया होगा, आया, अवश्य आया। वो जो अधिक आनंद आया वो जब से मैं रिटायर हुआ उसके बाद आया। ये सुनने में भी बड़ा रोचक भी बात है, और मुझे लगता है प्रेरणा के बहुत सारे जो झरने हैं वो यहाँ से बह रहे हैं
क्योंकि कई लोग रिटायर होने से इसलिए डरते हैं कि उसके बाद उनको कोई पूछेगा नहीं, उनके पास कुछ करने का नहीं होगा, जीवन नीरस हो जाएगा। ऐसा कभी आपके मन अरे में साहब उल्टा है। आज मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ, अब सही बात बता रहा हूँ, पहले से ज़्यादा व्यस्त हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ। और इसलिए मैंने जैसे आपने फरमाया कि दोनों पैर कटा हुआ आदमी आया, बिल्कुल मायूस, 2 दिन में पैर लग गए, एकदम मुस्कान। उसको तो फायदा हुआ ही, वापस चलना शुरू हो गया। उसको जब आप देखें तो आपको कितना आनंद आएगा। उससे भी आगे एक और बात, मुझे एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके मैं पैर छूना चाहता था, छूने नहीं देते, अलग बात है। तो मुझे कहा कि उनका नाम? राजमल जैन थे एक, अच्छा। 3 लाख आंखों के ऑपरेशन फ्री कराए साहब उन्होंने। क्या बात है। मुझे पूछा संस्था का क्या हाल है, तो अभी तो 20 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं अपने से। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, आज से नहीं, मैं कम से कम 15 साल से तो बड़ी है ही, दुनिया की सबसे बड़ी। तो मैंने कहा 10 लाख हो गए। कि अच्छा मेहता साहब इतना बड़ा काम किया। तो तारीफ सुन के प्रशंसा, मुझे अच्छा लगा, मेरी प्रशंसा हो रही है। तो मैंने कहा सब 10 कि आपकी क्या कीमत है पैर की। मैंने कहा हम तो फ्री देते हैं। कि नहीं आपको तो लगती है ना। मैं कहा उस वक्त करीब 3,000 रुपया एक पैर का लगता था। मरीज को तो फ्री, हमारी कॉस्ट होती थी, क्यों वर्कर को देना, सामान खरीदना, ये सब। तो क्या कहे, आपको इतना बड़ा काम, फिर बोले 10 लाख आदमी और 3,000 एक पे खर्च करते हो, तो और अच्छा लगा। मुझे मालूम नहीं था आगे क्या सवाल होगा। पूछा आपको क्या मिलता है? हमें तो कुछ नहीं मिलता, हम तो वहाँ इतनी शक्ति है कि चाय भी नहीं पी सकते, पानी भी घर का ले जाओ। वहाँ चंदा किसी ने दिया, उसमें 5 रुपये में निकाल दूँ मेरे चाय पीने के लिए, या कि दूसरे आदमी को चाय पिलाने के लिए। आज तक किसी को माला नहीं पहनाई हमने। 200 रुपये लगते हैं। आपने मुझे 3,000 रुपये दिया, आज 5,500 रुपया लगता है। 200 रुपये निकाल दूँ या 5 रुपये भी निकाल दूँ, चोरी है ना साहब। तो आज तक किसी को माला, प्राइम मिनिस्टर को माला नहीं पहनाई हमने। तो मैंने कहा सब कुछ नहीं मिलता। कि नहीं, पैसे की बात थोड़ी है, कुछ तो मिलता होगा ना। ये तो इतने सालों से क्यों जुड़े वो पैसे। तो मैंने कहा वैसे तो आनंद मिलता है ना। कितना मिलता है और कैसे मिलता है? मैंने कहा वही कि भाई 2 पैर का कटाया, उसके पैर लग गए, कितना आनंद आया हमें। उसको तो आया ही, हमको आया। असीम है। इसकी क्या कीमत है? मैंने कहा इसकी कीमत तो अनमोल है। ये तो इसकी कीमत आकी जा सकती है क्या? इतना हृदय गदगद हो जाता है। तो उन्होंने कहा याद रखिए कि देने वाले को लेने वाले से ज़्यादा मिलता है। तो मुझे खुद अच्छा लगा कि मैं देने वाला हूँ। उसके बाद धीरे से पूछा आपका कितना बजट है? मैंने कहा इतने करोड़ रुपए है। तो उससे भी धीरे बोले कि आप कितना देते हो? मैंने कहा भाई मैं तो तनख्वाह वाला आदमी हूँ, देता जरूर, वो तो मेरी स्कूल का भी फ्रैक्शन नहीं है। तो उससे भी धीरे बोले कि आप तो फिर देने वाले भी नहीं हो। अरे तेरी। ये याद दिला दिया गीता का पाठ जी, कि सामाजिक काम करो, आनंद आएगा, सब होगा, पर अब मत करना मैं कुछ कर रहा हूँ। आप माध्यम हो, देने वाला कोई और, चंदा कोई और देता है, लेने वाला कोई और, तो आप बीच वाले आदमी हो। और फिर एक बार चलते हैं इंडोनेशिया, ये जानने की कोशिश करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ
कि वो क्या समझते हैं 2014 में उनके नेतृत्व के बाद भारत में क्या परिवर्तन आया है। उनके शब्दों का संदर्भ लेते हुए दो शब्द उभर कर आते हैं, एक है स्पीड और एक है स्केल। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, भारत के प्रधानमंत्री की नजर से। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं, घर। और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर, 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल 1 साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितना लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज
अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई। वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। और चलते चलते संगीत के उस वातावरण की तरफ लिए चलते हैं जहां शास्त्रीय संगीत बना रहने वाला है, राज करने वाला है दिलों पर। ऐसी आस्था जगाने वाले, अपने दादाजी के साथ भी सीखने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले मेवाती घराना के संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के पोते स्वर शर्मा, उनसे बातचीत की, उनकी गायकी के बारे में और उनके रियाज के बारे में, संगीत के प्रति उनके समर्पण के बारे में। प्रस्तुत है उसका ये अंश। एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे को यही मिला कि इतने बड़े घर में मेरा जन्म हुआ, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा भगवान से आशीर्वाद है कि बचपन से ही मैं अपने पिताजी, अपने दादू को सुना हूँ। और ऐसे मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि नहीं मैं इतने साल का था ऐसे तालीम शुरू हुई। मैं याद करूँ तो ऐसे तो मैं बता नहीं सकता कि सबसे पहले कब, पर मेरी तालीम जो शुरू हुई वो मेरे पिताजी ने मेरे को सुर लगवाए अपने पहले। और अपने यहाँ पर अपने घर में सबसे पहले प्रथम राग भैरव से शुरू करवाते हैं। तो मेरी सबसे पहली जो मेमोरी है कि मैं भैरव सीखते हुए की है। और फिर धीरे धीरे गाना तो घर में 24 घंटा चलता ही है, तो वो सुनते सुनते धीरे धीरे फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा गाने लगा, तो मेरे दादाजी पंडित जसराज जी उन्होंने सुना। और मेरे को अभी तक वो दिन याद है कि न्यू ईयर का दिन था, 31 की इवनिंग थी। और मैं यूजुअली हम लोग न्यू ईयर दादू के साथ मनाते हैं, तो मैं वहाँ बैठा था। तो अपने कमरे में गए वो पहले तो, और फिर मेरे को आवाज़ दी कि ईश्वर यहाँ आ जाओ। तो मैं चला गया। मेरे को लगा अभी पता नहीं डांट तो नहीं पड़ेगी, होपफुली पर मैं चला गया और उन्होंने कहा कि अच्छा तानपुरा लगाओ। तो मैंने लगा लिया और फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया धीरे धीरे। तो हमने गाया वगैरह, 1-2 घंटा उन्होंने सिखाया पूरा, और फिर खाना खाया। तो ऐसे ज़्यादा कुछ बात हुई नहीं। फिर रात को खाना वाना खाने के बाद उन्होंने फिर से अपने कमरे में बुलाया और बोला कि देखो मैं तुम्हारा दादू हूँ, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगा और मेरे से डरना नहीं, तुम्हें जो पूछना है पूछना, तुम्हें जो समझ नहीं आ रहा है, तुम गलती भी करोगे तो मैं हूँ उसके लिए, तो मैं सिखाऊंगा। और फिर बस वहीं से ही शुरू हो गया। बहुत ही सुंदर। और जैसे आपने उनके बारे में बताया तो मुझे याद आता है वो आशीर्वाद की मुद्रा उनकी प्रेम से सबके लिए होती थी। मुझे भी उसका लाभ मिला है। जो आपने बताया कि राग भैरवी से शुरू करने का, भैरव जी, तो जो राग भैरव के बारे में कुछ बताइए, और यदि हमारे दर्शकों तक आप संक्षेप में उस राग का स्वरूप या कुछ यदि पहुंचा सकते हो। जी, भैरव के बारे में एक जो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जो हमारे घर में और ऐसे पूरे हिंदुस्तानी क्लासिकल में मानते हैं कि पहले जो सबसे पहले जो चालू है वो 6 राग चालू है, जिसमें से 5 शंकर जी ने बनाए और एक छठा जो है मालकौंस वो पार्वती जी ने बनाया। तो जो कहानी है कि शंकर जी ने 5 तत्वों के राग बनाए, तो उसमें सबसे पहला जो भैरव बनाया उन्होंने, जो आकाश तत्व का है। और फिर बाकी तो नाम सुने ही है सबने। आकाश तत्व का भैरव हुआ, जल तत्व का मेघ है, वायु तत्व का हिंडोल है, और धरती के लिए हम लोग श्री गाते हैं, और अग्नि तत्व के लिए दीपक तो है ही। और ये उन्होंने बना दिया और पार्वती जी को सुनाया कि देखिए मैंने ये 5 राग बनाए हैं। तो पार्वती जी ने सुना और फिर बोला आपने पुतला तो बना दिया है पर इसमें आत्मा नहीं है। तो उन्होंने फिर एक छठा राग मालकौंस बनाया, पर इसमें सबसे पहले भैरव उन्होंने बनाया। तो हम लोग भैरव गाते हैं अपने गले के लिए,
और एक तरह से आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप भैरव, आकाश क्योंकि तत्व का है, तो भैरव गाने से हमारा जो दिमाग है वो आकाश की तरह खुलता है। क्या बात, बहुत सुंदर। तो कुछ बातें आप जो सहज रूप से बता रहे हो, हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि इस राग इस तत्व के साथ संबंध है, और आपने चूंकि उस तरह से उसको पचाया है और आपको ऐसे मिला सौभाग्य, आप भी कह रहे थे, तो ऐसा होता है जो हमें सहज मिल जाता है। हमें लगता है कि सबको पता होगा, लेकिन बड़ी दुर्लभ बातें हैं। कुछ बातें और आपसे सुनेंगे, पर आप भैरव के बारे में कुछ थोड़ी बानगी दे रहे हैं जी। तो एक ये भी है कि राग के 2 हिस्से होते हैं, उत्तरांग पूर्वांग, जो मतलब अगर आप देखें तो षडज से मध्यम पूर्वांग होता है और पंचम से निषाद जो होता है उत्तरांग होता है। तो अगर आप देखेंगे तो भैरव का स्वरूप जो है, तो उत्तरांग में भी वैसे ही नोट लगते हैं जैसे पूर्वांग में लगते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। और अगर मैं आपको थोड़ा चलन बताऊं भैरव का, तो सा ग म द म प ग म रे द सा रे ग म प म ग म द नि सा द प द प म ग म रे सा। और आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें कि ये ITV के कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहने में आप हमारे फेसबुक पर मित्र बनकर भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के YouTube चैनल को, लिखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।